पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास पर जुड़ा हुआ होता है। अगर विश्वास की डोर कच्ची पड़ जाए तो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर पति पत्नी का जो विश्वास होता है वो अविश्वसनीय हो जाता है। यानी कि पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता और उनके साथ फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि इस घटना को जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक महिला अपने पति के साथ ऐसा कर कैसे सकती है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं कि आखिरकार इस घटना में क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़, और आजमगढ़ का एक कोतवाली लगती है जैनपुर, और इसी कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है मौसाना। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र 23 या 24 साल होगी और जिसका नाम दीपू होता है। दीपू जो होता है 13 महीने से जेल काट रहा था। वो उस गुनाह की जेल काट रहा था जो गुनाह उसने आज तक किया ही नहीं है, और उसे पता भी नहीं है कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ है। उसे ये भी नहीं पता कि वो आखिरकार दुनिया में है भी या फिर नहीं है। और वो 13 महीने बाद जब जेल से बाहर आता है तो अपने घर वालों से नहीं मिलता, वो रिश्तेदारों से नहीं मिलता, वो सीधा जाता है जैनपुर कोतवाली थाने जाकर वहाँ पर जाकर इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि साहब इस केस की कार्रवाई फिर से कीजिए, मैंने वो गुनाह किया ही नहीं है जिस गुनाह की मैं सज़ा काट रहा हूँ। मेरी पत्नी जो है जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अब इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं जब उसकी इतनी बात सुनते हैं तो वे हमरा को बुलाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इसका केस क्या है और ये कौन है। तो हमरा जो होता है उसकी पूरी कहानी बताता है, सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे इसने अपनी पत्नी के साथ किया है। तभी इंस्पेक्टर साहब जब उसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उसे धमकाते हैं और डांटते हैं और उसकी कोई केस नहीं लिखते, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखते। धमकाने के बाद उसे बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद थाने मत आना। अब दीपू जो होता है पहले तो अपने घर चला जाता है, घर जाने के बाद वो फिर से अगले दिन थाने आता है। थाने आने के बाद वो फिर से वही बात कहता है। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उसे भूलते नहीं है, वे गैल पहचान जाते हैं कि कल वाला व्यक्ति है। वे फिर से उसे डांटते हैं, धमकाते हैं और बाहर भेज देते हैं। अब लगातार दीपू जो होता है वो थाने के चक्कर काट रहा होता है। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उस दीपू पर ध्यान देना भी बंद कर दिया था। पहले तो उनसे बात भी कर लिया करते थे लेकिन अब वे बात भी नहीं करते थे। दीपू जो होता था अब वो कोतवाली के बाहर बैठ जाया करता था और वहीं से कहा करता था, अपील किया करता था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं किया है, मेरी पत्नी जो है जिंदा है और मैं बिना वजह के जेल काट रहा हूँ। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं उसकी एक बात नहीं सुन रहे थे। अब दिन से महीने बीत जाते हैं, महीने से कई महीने बीत जाते हैं। महीना जो होता है नवंबर सन 2020 का होता है। अब जब कई महीने बीत जाते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तभी अभी मार्च सन 2021 आता है। जब मार्च सन 2021 आता है दीपू जो होता है थाने के बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ से SSI चंद्रशेखर गुजर रहे होते हैं। जब उनकी नज़र दीपू पर जाती है तो दीपू से पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम कौन हो। तो दीपू जो होता है वो बताता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है और मैं जिस गुनाह की सज़ा काट कर आया हूँ वो गुनाह मैंने किया ही नहीं है। मेरी पत्नी जिंदा है, मेरी पत्नी को कुछ नहीं हुआ है। तो SSI चंद्रशेखर जो होते हैं उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और फिर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि मुझे शुरू से बताओ तुम्हारे साथ आखिरकार क्या हुआ है और तुमने कौन सा गुनाह की सज़ा काटी है। तो दीपू जो होता है एक ऐसी कहानी सुनाता है जिससे सुनकर चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं वे इतने भावुक हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वे एक ऐसा कदम उठाते हैं जो शायद पुलिस वालों को पहले उठाना चाहिए था। वो बताता है कि माऊ ज़िले का एक थाना लगता है घुसी और इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है डाडी, और यहीं की रहने वाली रुचिका, जिससे उसके माता पिता जो होते हैं शादी तय कर देते हैं। और जब शादी तय कर देते हैं मैं भी उसे देखता हूँ तो पसंद कर लेता हूँ, रुचिका भी मुझे पसंद कर लेती है और वो भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। हमारी शादी जो होती है 11 जून सन 2019 में हो जाती है। होने के बाद रुचिका जो होती है वो मेरे घर पर आ जाती है। घर पर आकर हम सही से रह रहे थे, मेरी पत्नी मेरे साथ आराम से रह रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं एक दिन घर पर आता हूँ, घर पर आने के बाद मैं अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए देखता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम किससे बात कर रही हो। तो मेरी पत्नी जो होती है वो बताती है कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, ये फ़ोन में मांग कर लेकर आई हूँ। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और मैं यकीन कर लेता हूँ कि शायद वो अपनी माँ से ही बात कर रही होगी। दीपू जो होता है ये सब्जी का काम करता है, यानी कि सब्जी बेचा करता था। सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और कभी कभी ये गन्ने का रस बनाया करता था, उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। दीपू जो होता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, उसे आराम से रखता था। लेकिन रुचिका को जब हर बार वो बात करते हुए देखता था तो उससे यही सवाल करता था कि तुम किससे बात कर रहे हो। रुचिका हर बार उसे यही कहा करती थी कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। अब इधर दीपू जो होता है समझ ही नहीं आ रहा था इसे कि इतनी बात अपनी माँ से आखिरकार क्या बातें करती है अपनी माँ से।
अब इधर दीपू जो होता है उसे कुछ नहीं कहता, रुचिका जो होती है ऐसे ही करती रहती है। रुचिका एक दिन, अब रुचिका जो होती है अपनी माँ से वो सारी बातें बताया करती थी जो उसके साथ हो ही नहीं रही थी। वो अपनी माँ से बताती है कि माँ मेरे साथ यहाँ पर मेरा पति जो है हर रोज़ मुझे मारता है, मेरी जो जेठानी है वो भी मुझे मारते हैं और मेरे ससुर हैं वो भी मुझे बुरा भला कहते हैं, हर रोज़ मुझे यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है और मुझे यहाँ पर नहीं रहना। उसकी माँ जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे पहले कहती है कि बेटा निभाओ और ये सब कुछ नहीं है, मुझे लगता है कोई ऐसा लड़का नहीं है। जब हर दिन वो अपने घर वालों से सारी बातें बताया करती थी तो घर वालों के जो प्रति ससुराल वालों की नफरत थी वो और बढ़ जाती है। वे सोचने लगते हैं कि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था दीपू और दीपू के परिवार वालों को, लेकिन वे हमारी बेटी के साथ ऐसा कर कैसे रहे हैं। अभी शादी को कुछ महीने ही हुए थे, जब शादी को कुछ महीने ही हुए थे रुचिका जो होती है ये अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद ये कह देती है कि मुझे अपने पति के घर नहीं जाना है, मुझे दीपू के पास नहीं जाना है। दीपू जो होता है उसे घर लेने के लिए आता है और कहता है कि मैंने क्या किया और मुझसे क्या गलती हो गई। दीपू के जो घर वाले होते हैं वे भी कहते हैं कि बहू हमसे क्या गलती हो गई, हमने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। उसके घर रुचि के जो मायके वाले होते हैं, रुचि के जो घर वाले होते हैं वे कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया, हमारी बेटी को रोज़ मारते हो पीटते हो। अब रुचि के जो घर वाले होते हैं वे एक पंचायत बैठाते हैं। जब पंचायत बैठाते हैं उसमें पंचायत वाले जो होते हैं वे कहते हैं, रुचि के पक्ष में बोलते हैं और कहते हैं कि दीपू अगर तुमने इसका ध्यान नहीं रखा, अगर तुमने इसे फिर से मारा है, फिर दहेज के लिए फिर से कहा तो देख लेना ये अच्छा नहीं होगा। दीपू जो होता है वो कहता है कि साहब मैं तो दहेज मांगता भी नहीं उनसे और जो इन्होंने दिया है मैंने खुशी खुशी रख लिया है। वो पंचों से ये बात कहता है, लेकिन पंच जो होते हैं कहते हैं कि अगर तुमने फिर से ये सब किया तो देख लेना अच्छा नहीं होगा, अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दीपू जो होता है वो कहता है हाथ जोड़कर कि ठीक है साहब इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा। वो रुचि को अपने घर लेकर आ जाता है। घर लेकर आने के बाद वो आराम से रखता है। उसकी जो जेठानी होती है रुचि की वो भी आराम से रहती है, ससुर सारा परिवार आराम से रहता है। लेकिन रुचि जो होती है वो झूठ बोल रही थी। वो झूठ क्यों बोल रही थी ये किसी को नहीं पता था। आखिरकार वो किसके लिए झूठ बोल रही थी। दीपू जो होता है वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी के जो संबंध है वे अलग जगह बने हुए हैं। उसकी पत्नी जो है अपनी माँ से नहीं किसी और से बात करती है, लेकिन दीपू जो होता है वो कुछ कह ही नहीं पाता। अब उसे आए हुए 7 दिन ही हुए थे। जब 7 दिन हुए थे तो रुचि जो होती है वो घर से गायब हो जाती है। जब घर से गायब हो जाती है तो उसका पति जो होता है बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर इसके रुचि के घर वालों को पता लगेगा तो वो हमें ही कहेंगे, हमें ही सब कुछ बताएंगे। अब दीपू कर भी क्या सकता था। दीपू जो होता है पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने जाकर वो रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि साहब रुचि ने मेरे साथ ये सब किया और रुचि जो है मेरा घर का सारा सामान लेकर भाग गई है, यानी कि घर के जो जेवरात रखे हुए थे कुल मिलाकर सारी चीज़ जो होती है वो 3 लाख की होती है, वो सब लेकर फरार हो गई है। अब इधर जैसे ही ये बात रुचि के घर वालों को पता चलती है तो वे थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद रुचि की जो माँ होती है जिसका नाम माया देवी होता है, माया देवी जो होती है वो कहती है कि मेरी बेटी कहीं पर नहीं गई है, मेरी बेटी को किसी ने कहीं नहीं भेजा है, मेरी बेटी को इन्होंने मार डाला है, मेरी बेटी को दीपू ने मार डाला है, मेरी बेटी को इसकी भाभी ने मार डाला है, इसके पिता ने मार डाला है। दीपू जो होता है जब ये बात सुन रहा होता है तो वो सोचता है कि क्या कह रही है। वो बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता और कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, तुम ये क्या कह रही हो और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं रुचि के साथ ऐसा कर कैसे सकता हूँ, मेरी पत्नी है। लेकिन माया देवी जो होती है उस पर इल्ज़ाम डाल रही थी और वो पुलिस वालों के सामने यही बात कह रही थी कि मेरी बेटी कहीं पर नहीं गई है, मेरी बेटी को इन लोगों ने मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब जब ये बात सुनते हैं, पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, उनकी सारी बात सुनते हैं, तो बात सुनने के बाद माया देवी जो होती है दीपू और दीपू के पिता राजेंद्र उसकी भाभी बबीता पर इल्ज़ाम डालती है और कहती है कि इन्होंने ही मेरी बेटी को दहेज के लिए भड़काया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसे मारा पीटा और इन्होंने उसे मार भी डाला। अब ये सारी बात पुलिस वाले जब सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी भाभी बबीता और उसके पिता राजेंद्र को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन दीपू को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। इधर माया देवी को ये लग रहा था कि इसकी बेटी मर चुकी है, उसके घर वालों को ये लग रहा था कि इसकी बेटी मर चुकी है और वो कहता है एसएसआई जब ये सारी बात सुनते हैं तो एसएसआई से वो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आप सच बोल रहा हूँ और मैंने बिना मतलब की जेल काटी है, मैं बिना मतलब की 13 महीने तक जेल में रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं किया। वो फ़ोन पर बातें करती थी और मुझे लग रहा है कि फ़ोन पर बातें किसी और से करती थी और मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो अपनी माँ से नहीं करती थी। अब एसएसआई जो होते हैं इसकी बात पर यकीन करते हैं, यकीन करने के बाद वे उसकी तहकीकात करने लग जाते हैं, ढूंढने में लग जाते हैं। इधर वे ढूंढे तो ढूंढे कैसे, ना ही तो उस पर फ़ोन था और ना ही किसी को पता था कि उसके पास फ़ोन है भी या फिर नहीं है, और ना ही उसका किसी को नंबर को पता था और ना ही किसी को उसका नंबर पता था। हर जगह उसके घर वालों से जाकर पूछा जाता है तो उसके घर वाले इनकार कर देते और कहते हैं कि हमें नहीं पता कोई और नंबर है या फिर नहीं है, क्योंकि रुचि ने कोई दूसरा नंबर भी ले रखा था। अब इधर इसका पति जो होता है रुचि का दीपू जो होता है, दीपू भी इस केस में सहारा देता है और सहारा देने के साथ साथ वो आस पास की इलाके की सारी दुकान पर जाता है। दुकान पर जाने के बाद वो अपनी
अपनी पत्नी का फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि क्या इसने तुमसे सिम खरीदा है? तो हर दुकान वाले ना कर देते हैं। उसे कई महीने हो जाते हैं, जब कई महीने बीत जाते हैं तभी एक दुकान वाला जो होता है वो कहता है कि हाँ, अभी मेरे से सिम खरीद कर ले गई थी। तो वो सिम का नंबर लेता है, नंबर लेने के बाद वो पुलिस वाले को बुलाता है पहले, तब वो नंबर मिलता है उसे। फिर ये इसका नंबर की ट्रेस किया जाता है, इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इस नंबर पर सिर्फ एक ही नंबर से बात हुई हुई थी और किसी से बात हुई हुई नहीं थी। और ये नंबर जो था जिला इटावा का एक गांव लगता है टोली, वहाँ का था। अब जैसे पुलिस वाले जो होते हैं उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये नंबर होता है, कॉल ट्रेस करते हैं, इसकी लोकेशन निकालते हैं। लोकेशन निकालने के बाद ये वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो पत्नी है रुचि जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है, वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है। रुचि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि तुमने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया। रुचि जो होती है वो बताती है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, मैं अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, मैं इससे प्यार करती थी और मैं इसके साथ रहना चाहती थी। और ये बात उसके घर वालों को भी नहीं पता थी कि उसकी बेटी जो है जिंदा है फिर मर गई है। उन्होंने सिर्फ दीपू पर इल्ज़ाम डाल दिया था कि हमारी बेटी को इसने मार दिया। उन्होंने पूरी तहकीकात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पुलिस जानकारी निकालेगी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि दीपू ने उसे मार दिया। अब उसके घर वालों को जब ये पता लगता है कि रुचि जो है जिंदा है और वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है तो वे भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी ने ये सब क्या किया और क्यों किया। रुचि इधर यही कह रही थी कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले जो होते हैं मेरी शादी दीपू से करवा देते हैं और दीपू के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें दीपू के साथ रहना ही नहीं था तो तुमने शादी क्यों की? और तुम इसके घर से जेवरात, ये 3 लाख के जेवरात, ये सारा सामान 3 लाख का मिलाकर बैठता है, वो कहाँ पर है? तो वो बताती है कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो ये सब कुछ लेकर फरार हो जाती है। अब यहाँ पर रुचि जो होती है अपने पति के साथ विश्वासघात करती है और अपने पति को एक ऐसे जंजाल में फंसा देती है कि उसे 13 महीने तक जेल काटनी पड़ती है और उसे पता ही नहीं होता कि उसकी पत्नी के साथ हुआ तो हुआ क्या है। वो ये तो जानता था कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं किया है, इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है। अब इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इसमें इसका साथ प्रेमी ने भी दिया था। इसके अगर ये बता देता काश पुलिस वालों को तो शायद ये 13 महीने की जेल ना काट रहा होता। दीपू जो होता है वो फिर से अपने ससुराल वालों पर गंभीर धाराएं लगाता है और कहता है इन पर भी केस डालता है, क्योंकि इस बीच जो दीपू की ज़मीन होती है वो सारी बिक जाती है, इसके जो सामान होता है वो सारा बिक जाता है और इसकी जो जमानत लगवाने में बिक जाता है, क्योंकि इसके पिता जो होते हैं वो जमानत करवाने में सारा जी जान लगा देते हैं और वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में जो होता है ज़्यादा पैसा लगता है तो इसका सब कुछ चला जाता है। इनके घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। इसका जो गुस्सा होता है दीपू के अंदर वो बहुत ही होता है, इसलिए वो गंभीर धाराओं में उसके जो ससुराल वाले होते हैं उन पर केस लगाता है और कहता है कि इन्हें मत छोड़ना, इन्होंने मुझे बिना मतलब कि 13 महीने जेल में रखा था और अगर मेरी SSI बात ना सुनते तो ना जाने मुझे कितने दिन तक कितने साल और जेल में रहना पड़ता। मैं धन्यवाद करता हूँ उस SI का, चंद्रशेखर का, उनका, वे मेरे बहुत ही आभारी हैं और अगर वे ना होते तो काश मैं कभी जेल से बाहर निकल ही ना पाता और कभी रुचि का पता ही ना लग पाता। और धन्यवाद करते हैं हम ऐसे SSI का जिन्होंने एक दीपू पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उसकी पत्नी को ढूंढ कर निकाल डाला और दीपू को उस जेल की कगार से बचा लिया। ऐसे पुलिस वालों की हर जगह ज़रूरत है। अगर ये कदम इंस्पेक्टर साहब ने उठाया होता, उन्होंने इसकी बात पर यकीन किया होता, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश की होती इस केस को सुलझाने में तो शायद ये केस इतना बड़ा भी नहीं था। ये केस जल्दी से जल्द सुलझाया जा सकता था। दीपू को 13 महीने जेल में रहने से रोका जा सकता था। उसकी ज़मीन थी, उसके घर था, उसकी जो खाने पीने का सामान का व्यवसाय था वो बेचने से बच जाता। दोस्तों यहाँ पर रुचि ने जो अपने पति के साथ किया था वो सही था या गलत था? क्या अपने पति के साथ उसे ऐसा करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।